हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवीलो इन हिंदी पर। आज की इस वीडियो में हम किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों के बारे में समझेंगे। हम जानेंगे कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, वे बच्चों से जुड़े हुए मामलों में कैसे निर्णय लेता है और बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण में उनकी भूमिका क्या है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित हैं। धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए के अनुसार प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बालक के माता पिता या संरक्षक को सूचित भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी बालक के जो संरक्षक होंगे या उनके माता पिता है उनको पता होना चाहिए, उनको सूचना दी जाती है कि जो बालक है उसे गिरफ्तार किया। धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के अनुसार सुनिश्चित करना कि बालक को पकड़ने, उनकी पूछताछ करने या देखरेख तथा पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया के दौरान बालक के अधिकारों का हनन न किया जाए, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज सी के अनुसार विधिक सेवा संस्थान के माध्यम से बालक के लिए विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, ये किशोर न्याय की शक्तियों में शामिल है और उनका ये कार्य भी है। धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज डी के अनुसार जहां आवश्यक हो, यदि बालक कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा को समझने में असमर्थ है या सफल रहता है तो किशोर न्याय बोर्ड का ये कार्य है कि वह भाषा का की योग्यता, अनुभव रखने वाले तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने वाले दुभाषी और अनुवादक को उपलब्ध कराएं, जिससे कि जो बालक है वो पूछताछ करने में आसानी महसूस करे। ठीक है, जब भी उससे सवाल किया जाएगा तो उसकी भाषा के अनुसार उससे पूछताछ की जाए। ठीक है, अगर बच्चे को भाषा ही नहीं समझ आएगी पूछने वाले की तो वो कोई भी आंसर नहीं दे सकेगा, तो इसलिए उसकी सरलता के लिए दुभाषियों को उपलब्ध कराना आवश्यक है। धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ई के अनुसार बाल कल्याण अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता को निर्देश देता है कि वे कार्यरत अपराध के किन परिस्थितियों में किया गया है, ये पता लगाने के लिए सामाजिक जांच करना और जेजेबी यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट यानी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे। बाल कल्याण अधिकारी जो होते हैं वो सामाजिक कर्ता को यह आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि वे कथित अपराध किन परिस्थितियों में बालक द्वारा किया गया है उसका पता लगाए, उन परिस्थितियों का पता लगाए और उनकी सामाजिक जांच करे। यानी जब भी किशोर न्याय बोर्ड के सामने बच्चे को पेश किया गया है पहली बार, उस दिन से लेके 15 दिनों के अंदर उस रिपोर्ट को जुवेनाइल जस्टिस के सामने पेश करना होता है। धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज एफ के अनुसार धारा 14 में यह जांच की प्रक्रिया के अनुसार विधि से संघर्ष करते हुए बालकों के मामलों का जल्द से जल्द न्याय निर्णय करना और उनका निपटारा करना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कार्य है। धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज जी के अनुसार जब कानून से संघर्ष करते हुए बालकों को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है, तब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऐसे मामलों को एक साथ बाल कल्याण समिति को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज एच मामले के निपटाने की अंतिम तिथि, आदेश में बालकों को पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखरेख योजना शामिल करना होगी। धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज आई कानून से संघर्ष करते हुए बालकों के मामले में के संबंध में योग्य व्यक्तियों की घोषणा के लिए जांच का संचालन करता है। धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज जे के अनुसार विधि से संघर्षरत बालकों की आवासीय सुविधाओं को कम से कम 1 मास की निरीक्षण और डीसीपीयू एवं राज्य सरकार की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई की अनुशंसा करना। धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज के अनुसार इस संबंध में की गई शिकायत पर विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। धारा 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज एल के अनुसार सीडब्ल्यूसी द्वारा लिखित शिकायत पर देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के विरुद्ध अपराधों के लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना। धारा 8 सब क्लॉज 3 एम के अनुसार वयस्कों के लिए बनाई गई जेलों का नियमित निरीक्षण करना और ये ध्यान रखना कि उन जेलों के अंदर किसी भी बालक को बंद ना किया जाए, क्योंकि जो बड़े मानसिकता वाले जो अपराधी होते हैं उनके साथ में छोटे अपराधी यानी बालकों को नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वो बालकों की जो परिस्थिति होगी उन्होंने उस परिस्थिति किन परिस्थितियों में उस अपराध को किया है वो नहीं मालूम। लेकिन जब बड़े अपराधी होते हैं वो पूरे मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं, अपराध करने के लिए उन्होंने
पूरी की पूरी तैयारी की होती है, जब जाके उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन बालकों की जो मनोदशा होती है वो ऐसी नहीं होती है कि उन्हें नहीं पता होता है कि वो जो अपराध करने जा रहे हैं उनका परिणाम क्या होगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखा जाता है कि जेलों के अंदर बड़े अपराधियों के साथ में बालकों को ना रखा जाए, यानी बाल अपराधियों को ना रखा जाए। तथा ऐसे बालक को परिवीक्षण गृह से स्थानांतरित यानी उसका ट्रांसफर करने के लिए तत्काल उपाय करना। अगर कोई बालक यानी जुवेनाइल बड़े जेल में पाया जाता है तो उनके लिए तत्काल ही उपाय किया जाता है ताकि उसका ट्रांसफर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा किसी और बालक गृह या सुधार गृह में किया जा सके। धारा 24(2) के अनुसार जेजेबी पुलिस से अपील करती है कि उचित अवधि की समाप्ति के बाद ऐसी सजा के प्रासंगिक रिकॉर्ड को नष्ट कर दे तथा उसका निर्देश देते हुए एक आदेश जारी करेगा। निष्कर्ष, किशोर न्याय बोर्ड एक विशेष प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है जिसे बाल केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए बनाया गया है। बोर्ड की संरचना सामाजिक कार्य अनुभव के साथ न्यायिक विशेषज्ञता को जोड़ती है। ये समझ दर्शाती है कि बालकों की विधिक सुरक्षा और सहायक पुनर्वास दोनों की आवश्यकता होती है। किशोर न्याय बोर्ड को नियंत्रित करने वाला विधिक ढांचा बाल अनुकूल प्रक्रियाओं, बालकों के अधिकारों को संरक्षण और बालकों और उन संरक्षकों की सहभागिता की आवश्यकता पर बल भी देता है। आज की वीडियो में हमने किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के बारे में समझाया है। आई होप आपको आज का मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।